Hello students, welcome to the lecture of Introduction to Partnership and Partnership Final Account. स्टूडेंट्स, आज ये बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का आप लोगों का पहला लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि पार्टनरशिप फर्म किस तरीके की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, कैसे वर्क करती है, कैसे इसको बनाया जाता है, कौन सा लॉ एप्लीकेबल है इसके ऊपर और इसकी अकाउंटेंसी कैसे की जाती है। इसके लिए मैं एक स्टोरी पे आप लोगों को लेके चलता हूँ। एक स्टोरी बनाई है, उस स्टोरी को हम लोग देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। स्टूडेंट्स, आज ये बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का आप लोगों का पहला लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि पार्टनरशिप फर्म किस तरीके की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, कैसे वर्क करती है, कैसे इसको बनाया जाता है, कौन सा लॉ एप्लीकेबल है इसके ऊपर और इसकी अकाउंटेंसी कैसे की जाती है। इसके लिए मैं एक स्टोरी पे आप लोगों को लेके चलता हूँ। एक स्टोरी बनाई है, उस स्टोरी को हम स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है ये है स्टोरी ऑफ राहुल। राहुल एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था और राइट फ्रॉम हिज बर्थ वो एक मिस्चीवियस, एक शरारती लड़का था। हाँ, लेकिन मिस्चीवियस होने के साथ साथ वो स्मार्ट, इंटेलिजेंट और हाँ दोस्तों, वो बनिया माइंड का था। बनिया माइंड मतलब जिसका दिमाग हमेशा बिजनेस में लगा हुआ रहता है। राहुल स्कूल जाता है, अपने स्कूल की पढ़ाई सारी कंप्लीट कर लेता है, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करता है सारे ही स्टैंडर्ड्स में, और लास्ट में जब वो बोर्ड एग्ज़ाम देता है तो बहुत ही अच्छे परसेंटेज के साथ में बोर्ड एग्ज़ाम्स को ख़त्म करता है। अब आ जाता है उसका कॉलेज। कॉलेज में उसके पास 3 स्ट्रीम्स होती हैं। क्योंकि बनिया माइंडेड आदमी है तो उसने कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ की। कॉमर्स के वर्ल्ड में उसने अपना कदम रखा। राहुल अपने आप को कॉमर्स की एक बहुत बड़ी कॉलेज मुंबई में अपने आप को एनरोल कर लेता है फॉर ग्रेजुएशन। ज़िंदगी जैसे न तैसे चल रही है। एक दिन जब वो कॉलेज जा रहा होता है तब वो बहुत ही टेंस्ड रहता है, बहुत ही चिंतित रहता है। चिंता किस चीज़ की है? चिंता है उसके फादर के बिज़नेस की। हाँ स्टूडेंट्स, आजकल जैसे कि हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी बीमारियां चल रही है, तो आजकल के जो लोग हैं वो ज़्यादा करके जो खाना पसंद करते हैं वो ऑर्गेनिक खाना पसंद करते हैं, विदाउट पेस्टिसाइड वाला। और क्योंकि उसके पिताजी की जो दुकान है उसमें ऑर्गेनिक फूड्स नहीं मिलता, इसलिए उसके पिताजी के धंधे में बरकत नहीं हो रही है। सेल्स धीरे धीरे नीचे जाते जा रहे हैं और सेल्स नीचे जाने के कारण उसके पिताजी का जो बिज़नेस है वो अभी प्रॉफिटेबल नहीं रहा। प्रॉफिट की मार्जिन बहुत कम हो गई है। पहले क्या होता था, कोई भी ध्यान नहीं देता था, कैसे भी खाना खा लेता था। अब लेकिन जैसे ही बहुत सारे फार्मिंग में टेक्निक का इम्प्रोवाइजेशन आ गया है, ऑर्गेनिक फूड की बहुत ज़्यादा चलन आ गई है। राहुल को तभी दिमाग में एक आइडिया स्ट्रक करता है। वो सोचता है कि क्यों ना जो आजकल चलन है उसके हिसाब से मैं भी ऑर्गेनिक सामान बेचना शुरू कर दूं। इससे उसके पिताजी को भी मदद मिलेगी और एक नया तरीके का बिज़नेस वो अपनी रीजन में ला सकता है। तो वो शुरू करता है ऑर्गेनिक फूड का। वो एक छोटी सी दुकान लेता है रेंट पर, डिपॉज़िट का अमाउंट पे करता है और जो भी उसके लोकल एरिया में बिज़नेस करने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो सारी प्रक्रिया वो निभाता है। क्योंकि ये एक कॉमर्स का स्टूडेंट है तो वो धीरे धीरे अकाउंट्स भी सीखता जाता है और वो अपने अकाउंट्स को खुद ही हैंडल करता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने भी पिछले साल कदम रखा था कॉमर्स के वर्ल्ड में। आप लोगों ने भी देखा रहेगा अकाउंट्स कैसे किया जाता है। नहीं, और अगर आप लोगों को पता है और अगर आप कुछ भूल गए हो तो मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ कि अकाउंट्स क्या होता है। अकाउंटिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स, हमारे बिज़नेस के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना।
हमारे बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा था कि वो ट्रांजैक्शंस जिनको हम लोग मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं, उनको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने का तरीका बहुत ही आसान होता है। स्टूडेंट्स, एक जर्नल बुक होती है, उस जर्नल बुक में हम लोग सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। और आप लोगों को पता है हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो हम लोग जो 3 गोल्डन रूल्स थे उसके हिसाब से हम लोग सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल बुक में। जर्नल बुक में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद में उनको लेजर्स में कन्वर्ट किया जाता है। जो भी अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं उनके लेजर्स बनाए जाते हैं और उनकी पोस्टिंग की जाती है। लेजर्स बनाने के बाद में स्टूडेंट्स हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं ऑन द वेरी लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनल अकाउंट हमारी मदद करता है हम लोगों को बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे बिजनेस से रिलेटेड, जैसे हमारे सेल्स, हमारा परचेजेस, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन, हमारे बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनल अकाउंट में आप लोगों को पता है 2 स्टेटमेंट्स होते हैं। एक जो स्टेटमेंट होता है उसको कहा जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जो कि एक ट्रेडर बनाता है, और एक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम लोगों को हमारे फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। तो आई होप सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद आ गया रहेगा कि फ़ाइनल अकाउंट बनाने के लिए हम लोगों को किस तरीके से अकाउंटिंग प्रोसीजर्स के स्टेप्स पूरे करने पड़ते हैं। अब हम लोग राहुल की स्टोरी को आगे लेके चलते हैं स्टूडेंट्स। अब राहुल का जो बिज़नेस है वो अच्छा चलने लग गया है। राहुल एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न चलाता था और उसके जो नए इनोवेटिव तरीका था बिज़नेस करने का वो अब पॉपुलर हो गया है। पॉपुलर होने के कारण डिमांड बढ़ती जा रही है, सेल्स भी बढ़ती जा रही है, लेकिन हाँ बहुत सारे अलग अलग रीजन से उसको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। और क्योंकि उसका जो बिज़नेस है वो बहुत ही स्मॉल स्केल पे था, तो उसको बहुत सारी अभी अपने बिज़नेस में कमियां दिखने लग गई है। कमियां बहुत सारी होती है एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न की स्टूडेंट्स। हम लोगों ने देखा है कि आपके फर्स्ट पेज के ऊपर भी लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज के ऊपर बहुत सारे लिमिटेशंस बताए हैं, जैसे लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल मतलब एक व्यक्ति कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है। और क्योंकि एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न एक सिंगल आदमी होता है, तो उसके पास लिमिटेड कैपिटल होता है स्टूडेंट्स, जो कि वो अपने बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकता है। उसके अलावा लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी भी। यहाँ पर राहुल की मैनेजरियल एबिलिटी पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं था, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था, इसलिए मैंने उस लिमिटेशन को यहाँ पर नहीं डाला है। लेकिन हाँ स्टूडेंट्स, बहुत बार एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न की लिमिटेशन में ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये भी एक लिमिटेशन है सोल ट्रेडिंग कंसर्न का। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि और अगर राहुल के बिज़नेस में जो भी लाइबिलिटीज़ है वो लाइबिलिटीज़, और अगर वो अपने बिज़नेस के पैसे से नहीं पे ऑफ कर पा रहा है तो उसके पर्सनल एसेट्स को बेचकर बिज़नेस की लाइबिलिटी चुकाई जाएगी। ये एक लिमिटेशन है। उसके अलावा नो स्टेबिलिटी। नो स्टेबिलिटी का मतलब होता है जैसे कि अगर राहुल बिज़नेस चला रहा है और अगर राहुल को खुदा न खास्ता कल कुछ हो जाता है तो उसका बिज़नेस बंद हो जाएगा। उसके अलावा एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी। इस लिमिटेशंस को पूरा ओवरकम करने के लिए राहुल को अब एक नया बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ रहा है अपने सोल ट्रेडिंग कंसर्न को। राहुल सोच रहा है कि उसके साथ एक पार्टनर आ जाए। जो पार्टनर आएगा वो कैपिटल भी लेके आएगा, अपने कुछ मैनेजरियल स्किल्स भी लेके आएगा, उसके अलावा बिज़नेस को डाइवर्सिफाई भी करने के लिए मिलेगा। राहुल जो बिज़नेस चला रहा है वो एक रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है, और जो नया पार्टनर आएगा उसको वो कहीं और भेजेगा दूसरी जगह जहाँ पर इसका बिज़नेस एक्सपांड हो सकता है। तो राहुल इसी तरीके से ढूंढते ढूंढते एक बिज़नेस पार्टनर ढूंढ लेता है। बिज़नेस पार्टनर भी उसको नज़दीक ही मिल जाता है। उसका एक फ्रेंड होता है स्टूडेंट्स, अरुण। उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है, नेबर फ्रेंड। वो दोनों मिल के बात करते हैं। राहुल उसको एक प्रपोज़ल लेके जाता है और बताता है कि मैं कौन सा बिज़नेस कर रहा हूँ, वो बिज़नेस कैसे वर्क करता है, कैसे इस बिज़नेस का आज ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर, और वो कैसे न कैसे करके अरुण को कन्विंस कर लेता है और दोनों मिलके एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करने की सोचते हैं।
पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग साथ आते हैं बिजनेस करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर इसके मीनिंग के अंदर ही है छुपा हुआ, वो है कि जब ये लोग दो या दो से ज़्यादा लोग साथ में आ रहे हैं बिजनेस का, तो इनका व्यू जो होता है वो होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट या लॉसेस शेयर करना। स्टूडेंट्स इसके और भी बहुत सारे फीचर्स हैं पार्टनरशिप फर्म के। सबसे पहला फीचर जो है वो है एग्रीमेंट। स्टूडेंट्स एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एग्री करना। जब दो या दो से ज़्यादा लोग साथ में आते हैं बिजनेस कैरी करने के लिए, और जब वो लोग एग्री हो जाते हैं बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर, तो उसको कहा जाता है एग्रीमेंट। स्टूडेंट्स एग्रीमेंट जो होता है वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। ओरल का मतलब हाँ इन लोगों ने बातचीत कर ली और इन लोगों ने डिसाइड कर लिया। और एक होता है रिटन। रिटन का मतलब होता है ये लोग लिख लेते हैं जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं बिजनेस के लिए, वो एक पेपर पे लिख लेते हैं। जब वो एक पेपर पे लिख लेते हैं तो उस रिटन एग्रीमेंट को स्टूडेंट्स कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। आगे चल के हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप डीड क्यों ज़रूरी है, क्यों बनानी चाहिए। उसके अलावा जो दूसरा फीचर है पार्टनरशिप फर्म का, वो है नंबर ऑफ़ पार्टनर्स। स्टूडेंट्स क्योंकि पार्टनरशिप फर्म है तो एक सिंगल आदमी पार्टनरशिप फर्म नहीं चला सकता। कम से कम जो रिक्वायरमेंट होता है पार्टनरशिप फर्म को बनाने का, चलाने के लिए, वो होता है टू। दो पार्टनर्स मिलके ही एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट नहीं हो सकती है। और जो नया एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013, उसके हिसाब से मैक्सिमम पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर हो सकते हैं स्टूडेंट्स 50। जी हाँ स्टूडेंट्स, 50 पार्टनर्स मैक्सिमम हो सकते हैं। थर्ड जो फीचर है स्टूडेंट्स वो है लॉफुल बिजनेस। पार्टनरशिप फर्म का एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये भी है लॉफुल बिजनेस। मतलब जो भी पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं वो जिस भी रीजन में कर रहे हैं, जिस भी स्टेट में कर रहे हैं, जिस भी कंट्री में कर रहे हैं, वहाँ पर वो बिज़नेस जो है वो लॉफुल होना चाहिए। कोई भी इलीगल एक्टिविटी ये लोग बिज़नेस करने के लिए पार्टनरशिप फर्म नहीं फॉर्म कर सकते हैं। फोर्थ है रजिस्ट्रेशन। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आप लोग अपने बिजनेस को जाकर रजिस्टर करवा लो। तो पार्टनरशिप फर्म्स कहाँ पर रजिस्टर होती है स्टूडेंट्स? पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर होती है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एक ऐसे संस्थाएं होती है जहाँ पर आप लोग जाके अपने फर्म को रजिस्टर करवाते हो। स्टूडेंट्स पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन इंडिया में कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ स्टूडेंट महाराष्ट्र जो स्टेट है जहाँ पर आप लोग पढ़ रहे हो, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करके रखा है। यहाँ पर ये पॉइंट मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ कंपलसरी ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2005। 1 अप्रैल 2005 के बाद में इन्होंने कहा है कि जितनी भी पार्टनरशिप फर्म महाराष्ट्र में बनेंगे वो सारे पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और मैंने आप लोगों को बता दिया स्टूडेंट ये रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होता है, ROF में होता है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में जाके आप लोग अपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवा लेते हो। उसके अलावा जो एक और फीचर मैंने यहाँ पर लिखा है वो है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स अपने पार्टनरशिप फर्म को बंद करना। बंद करना मतलब डिज़ोल्व करना। अब ये पार्टनरशिप फर्म अपने नाम में कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर सकता है, तो ये पार्टनरशिप फर्म डिज़ोल्व होता है स्टूडेंट्स किसी भी पार्टनर के द्वारा ये किया जा सकता है। कोई भी पार्टनर जो ये पार्टनरशिप फर्म को डिज़ोल्व करना चाहता है वो एक नोटिस देता है 14 डेज़ इन एडवांस टू वाइंड अप द पार्टनरशिप फर्म। और पार्टनरशिप फर्म इसके अलावा और कैसे वाइंड अप की जा सकती है, डिज़ोल्व की जा सकती है? कोई भी पार्टनर और अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोई दो पार्टनर में से एक पार्टनर और अगर मर जाता है, कोई दो पार्टनर में से एक पार्टनर या तो रिटायर हो जाता है, तो ये सारे सिनेरियोज़ में पार्टनरशिप फर्म डिज़ोल्व हो जाती है। तो पार्टनरशिप फर्म आप लोगों ने समझ लिया स्टूडेंट्स। पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट हम लोग आगे चल के बहुत अच्छे से देखेंगे। आगे चल के मैं आप लोगों को बताता हूँ जैसे ही ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे, तो क्योंकि पार्टनरशिप फर्म मैंने आप लोगों को बताया था कि एक एग्रीमेंट से बनाई जाती है। ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि कभी भी डिस्प्यूट हो सकता है पार्टनर्स के बीच में, तो कोशिश की जाती है यहाँ पर कि पार्टनरशिप फर्म जब बनाई जाए तो ये एक रिटन एग्रीमेंट से हो। और रिटन एग्रीमेंट से बनाने के लिए जब रिटन एग्रीमेंट बनाया जाता है पार्टनरशिप फर्म में, तो उस रिटन एग्रीमेंट को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड।
पार्टनरशिप डीड क्या है? द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस वो लोग डिसाइड करते हैं पार्टनरशिप फर्म में, वो सारे रिटन एग्रीमेंट को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। मैंने आगे लिखा है इट कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि पार्टनर कैसे बिजनेस करेंगे, कैसे पार्टनर्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, कौन पार्टनर्स बन सकता है, पार्टनर्स का कैपिटल कितना होगा, वो लोग और अगर ड्राइंग कर सकते हैं तो कितनी ड्राइंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर। इसको एक आर्टिकल भी बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल भी बोला जाता है और पार्टनरशिप डीड। अब हम लोग स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये पार्टनरशिप डीड दिखता कैसा है। एक लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एक इमेज दिखाई है, वो इमेज है एक स्टैम्प पेपर की। स्टैम्प पेपर के ऊपर हम लोग जो भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं स्टूडेंट्स, वो लिखवा लेते हैं और फिर बाद में इसको नोटरी करवा लेते हैं। इस पार्टनरशिप डीड के अंदर होता क्या क्या है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। इस पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा जाता है जो फर्म पार्टनर्स बनाते हैं उस फर्म का नाम और एड्रेस। पार्टनरशिप फर्म का कोई भी नाम आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, और पार्टनरशिप फर्म्स जो होती हैं स्टूडेंट्स, वो एक नाम की कई और भी आप लोगों को मिल जाती है। अलग अलग नाम की, सेम नाम की अलग अलग पार्टनरशिप फर्म्स बहुत सारी ऑपरेट कर सकती है। तो इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ नेम का कोई ज़्यादा ये नहीं है, दिक्कत नहीं है। आप लोग कोई भी सेम नाम की अलग अलग पार्टनरशिप फर्म्स देख सकते हो। पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनरशिप फर्म का नाम लिखा जाता है और उसके अलावा एड्रेस लिखा जाता है, कंप्लीट एड्रेस लिखा जाता है। उसके अलावा ये फर्म की मेन बिजनेस एक्टिविटी क्या है, ये फर्म को क्यों लाया गया है। जैसे राहुल और अरुण ने मिलके एक ग्रॉसरी शॉप चालू की है, तो इन लोगों की मेन बिजनेस एक्टिविटी होएगी ग्रॉसरी एक्टिविटीज़, मतलब जिसमें ये लोग लिख देंगे पूरा डिस्क्रिप्शन में कि ये लोग ग्रॉसरी शॉप के अंदर क्या क्या कंज्यूमेबल जो है आइटम्स, जैसे कि फूड ग्रेन्स है, वेजिटेबल्स है, ये सारी चीज़ें लिख देंगे कि इनकी मेन बिजनेस एक्टिविटी ये है। इसके अलावा और पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप डीड के अंदर इसके अलावा होता है हर एक पार्टनर का नाम और उनका और रेसिडेंशियल एड्रेस, और साथ में ये पार्टनरशिप डीड, और अगर उन लोगों ने किसी एक प्रोजेक्ट के लिए तो उसका ड्यूरेशन भी लिखा जाता है। स्टूडेंट बहुत बार एक पार्टनरशिप फर्म को किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी बनाया जाता है, कोई टेंडर मिलता है उसके लिए भी बनाया जाता है। उस केस में पार्टनरशिप फर्म का ड्यूरेशन लिखा जाता है। हालांकि यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल चल रहा है उसके अंदर राहुल और अरुण ने ऐसा डिसाइड नहीं करके रखा है कि ये लोग बिज़नेस कितने साल तक साथ मिलके करेंगे, इसीलिए ये लोग ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप को नहीं लिखेंगे। ये लोग सिर्फ अपना नाम, अपना एड्रेस जो है वो पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन करेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स पार्टनर्स कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं वो भी लिखा जाता है पार्टनरशिप डीड के अंदर। यहाँ पर अरुण और राहुल के एग्जांपल्स में हम लोग ले लेते हैं कि चलो इन लोगों ने डिसाइड किया है कि 10 लाख रुपीज़ ये लोग दोनों कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। उसके अलावा इसके अंदर लिखा जाता है रेशियोज़ ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब राहुल और अरुण मिलके कैसे प्रॉफिट शेयर करेंगे। स्टूडेंट प्रॉफिट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, और अगर पार्टनर्स ये डिसाइड कर लें पहले ही कि जो बिज़नेस का पूरा प्रॉफिट है वो हम दोनों मिलके कैसे शेयर करेंगे, कौन से रेशियो में शेयर करेंगे, 1:1 मतलब इक्वल शेयर करेंगे, या फिर हमारे कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से हम लोग शेयर करेंगे, और अगर ये पहले ही डिसाइड कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होता है स्टूडेंट्स। उसके अलावा पार्टनरशिप डीड के अंदर और क्या होता है, राइट्स होते हैं, हर एक पार्टनर का क्या राइट है, और ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। उसके अलावा लाइबिलिटीज़ ऑफ द पार्टनर्स क्या क्या है, ये भी लिखा हुआ होता है। उसके अलावा एक नए पार्टनर को एडमिट, रिटायरमेंट और डेथ के रिस्पेक्ट में प्रोविजंस भी लिखे जाते हैं स्टूडेंट्स इसके अंदर। तो ये हम लोगों ने स्टूडेंट्स देखा कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। स्टूडेंट ये पार्टनरशिप फर्म जो होते हैं ये एक लॉ के हिसाब से वर्क करते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है इंडिया के अंदर, जिसके हिसाब से इंडियन पार्टनरशिप फर्म्स जो है वो ऑपरेट करती है। हम लोग देखते हैं इस लॉ को स्टूडेंट्स, इन्होंने लिखा है इफ़ द पार्टनरशिप इज़ साइलेंट अबाउट एनी पॉइंट देन द इशू इज़ सॉल्व एज पर द प्रोविजंस इन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इन्होंने कहा है कि स्टूडेंट कभी भी और अगर पार्टनरशिप फर्म चलाते चलाते और अगर डिस्प्यूट हो जाता है किसी एक पॉइंट के ऊपर, और अगर उस पॉइंट के बारे में पार्टनरशिप डीड के अंदर नहीं लिखा गया है, तो फिर इसके ऊपर वो उन सारे पॉइंट्स के लिए एप्लीकेबल हो जाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कौन कौन से पॉइंट है
जिसके ऊपर हम लोग, और अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो हम लोग रेफ़र कर सकते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को। पहला पॉइंट है स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इन्होंने कहा है कि और अगर पार्टनर्स ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले ही डिसाइड नहीं किया और उन्होंने पार्टनरशिप डीड के अंदर इसको नहीं लिखा, मतलब ये साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो इन्होंने कहा है कि द पार्टनर्स विल बी शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन इक्वल रेशियो। मतलब पार्टनर्स ने जब डिसाइड किया बिजनेस करने का और पार्टनरशिप डीड के अंदर उन लोगों ने अपने पार्टनरशिप अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को मेंशन नहीं किया, तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि वो पार्टनर्स प्रॉफिट को या लॉसेस को शेयर करेंगे इक्वली। उसके अलावा स्टूडेंट्स और कौन कौन से पॉइंट के ऊपर पार्टनरशिप डीड और अगर साइलेंट रहता है तो पार्टनरशिप एक्ट आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। स्टूडेंट, ड्राइंग का मतलब होता है जब भी एक पार्टनर बिजनेस का पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेता है तो उसको कहा जाता है ड्राइंग। ड्राइंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्टूडेंट्स, जहाँ पर पार्टनरशिप फर्म के अंदर अधिक तौर पे ये देखा जाता है स्टूडेंट, जब भी एक पार्टनर बिजनेस का पैसा निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी रीज़न के कारण, तो वो फिर से बिजनेस के अंदर वो पैसा इंट्रोड्यूस नहीं करता है। इसीलिए पार्टनरशिप फर्म के अंदर पहले ही ये डिसाइड कर लेना कि जब भी एक पार्टनर बिजनेस का पैसा निकालेगा अपने पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग के तौर पे, तो उससे बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब एग्जाम्पल जो हमारा चल रहा है स्टूडेंट्स, उस एग्जाम्पल के अंदर हम लोग देखते हैं राहुल और अरुण एक ग्रॉसरी शॉप चला रहे हैं। सपोज करो स्टूडेंट्स, अरुण ने 50,000 रुपीज़ पैसे विड्रॉ कर लिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए, और पार्टनरशिप डीड के अंदर पहले ही लिखा गया था कि जब भी एक पार्टनर बिजनेस से पैसा निकाल लेगा तो उसको 10% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये नहीं बताया गया है इस एग्जाम्पल के अंदर कि अरुण ने ड्राइंग कब की थी। 10% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से होता है, लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो डेज़ के ऊपर या मंथ्स के ऊपर कि हाँ वो कितने महीने के लिए उसने पैसे विड्रॉ करके रखे थे। और यहाँ पर इस एग्जाम्पल के अंदर ये नहीं बताया गया है कि अरुण ने 50,000 रुपीज़ विड्रॉ कौन से डे को किया था, डेट नहीं बताया है स्टूडेंट यहाँ पर। तो इस एग्जाम्पल के अंदर अरुण से जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 10%, वो 6 मंथ का होगा, हाफ। जैसे 50,000 इंटू 10/100 इंटू 1/2 या फिर 6/12। यहाँ पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो 6 मंथ्स का एवरेज चार्ज किया जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है स्टूडेंट? थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनरशिप फर्म को स्टूडेंट्स बहुत बार पैसे की रिक्वायरमेंट होती है और उसके लिए उनके सामने एक ऑप्शन होता है, वो है बैंक। लेकिन बैंक से इंटरेस्ट जब लेने जाया जाता है स्टूडेंट्स, तो कुछ ना कुछ हाइपोथिकेशन, कुछ ना कुछ मॉर्गेज रखना पड़ता है, कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, तभी इंटरेस्ट मिलता है, तभी लोन मिलता है। और उसके साथ में इंटरेस्ट जो पे करना पड़ता है स्टूडेंट्स, वो भी बहुत हाई रेट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो पार्टनर्स बहुत बार है कि यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं कि पार्टनरशिप फर्म को जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो किसी एक पार्टनर के द्वारा दे दिया जाएगा, लोन जो दिया जाएगा वो किसी एक पार्टनर के द्वारा दे दिया जाएगा। यहाँ पर अगर स्टूडेंट पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, कितना अलाउ किया जाएगा उस पार्टनर को, और अगर डीड हमारा साइलेंट रहता है तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है स्टूडेंट 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनर को अपने लोन के ऊपर। मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर इन लोगों को, अरुण और राहुल को लोन का रिक्वायरमेंट था, 5 लाख रुपीज़ का लोन चाहिए था। ये लोग बैंक के पास नहीं गए। राहुल ने डिसाइड किया कि मैं ही पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट लोन दे दूंगा 5 लाख रुपीज़ का। तो यहाँ पर, और अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर ये नहीं लिखा हुआ है स्टूडेंट के राहुल को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि राहुल को इंटरेस्ट दिया जाएगा 6% पर एनम का। 6% पर एनम से ज़्यादा का नहीं दिया जाएगा, उससे कम भले ही हो सकता है और अगर वो लोग म्यूचुअली डिसाइड करें तो। लेकिन हाँ, 6% पर एनम का इंटरेस्ट राहुल को अपने लोन पे दिया जाएगा जो कि उसने फर्म को दिया था। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर अगर हमारा पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहता है तो कैपिटल्स के ऊपर पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर कुछ प्रोविजंस है, उस प्रोविज़न के हिसाब से, और अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र नहीं किया गया है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के बारे में, और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इन्होंने कहा है कि किसी भी नए आदमी को, और अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर और अगर एडमिट किया जाएगा तो वो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ कंसेंट ऑफ
ऑल पार्टनर्स, मतलब रजामंदी, जब सारे पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं तभी एक नए पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं किया जा सकता। हमारा एग्जाम्पल चल रहा है अरुण और राहुल का स्टूडेंट्स। उस एग्जाम्पल के अंदर हम लोग देखते हैं कि अरुण का एक फ्रेंड है जो कि राहुल और अरुण का पार्टनर बनना चाहता है। अरुण राज़ी है लेकिन राहुल राज़ी नहीं है, तो यहाँ पर स्टूडेंट उस नए पार्टनर को एडमिट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर जो दो पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स हैं वो, और अगर दोनों अपना कंसेंट मतलब अपनी रजामंदी देते हैं तो ही एक नए पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं किया जा सकता। तो हम लोग एक और सेपरेट एग्जांपल देखते हैं कि एक 5 पार्टनर्स का एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर एक नया पार्टनर एडमिट होना चाहता है। स्टूडेंट 4 पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए, लेकिन एक पार्टनर एग्री नहीं कर रहा है। स्टूडेंट यहाँ पर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी नहीं देखा जाएगा यहाँ पर, और अगर 5 के 5 जो पार्टनर्स हैं वो एग्री कर रहे हैं तो ही नए पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है, अदरवाइज़ नए पार्टनर को एडमिट नहीं किया जा सकता। तो ये थे हमारे स्टूडेंट्स कुछ प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो हमारा पार्टनरशिप एक्ट क्या क्या बोलता है, जिसको हम लोग रेफर कर सकते हैं, ये हम लोगों ने पॉइंट्स देखे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पार्टनरशिप फर्म के बारे में बहुत कुछ समझा, उसका मीनिंग देखा हम लोगों ने। उसके अलावा हम लोगों ने फीचर्स देखे, उसके अलावा हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड को देखा, और पार्टनरशिप डीड और अगर साइलेंट होता है तो पार्टनरशिप एक्ट जो है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो क्या क्या कहता है, कुछ पॉइंट्स के ऊपर ये हम लोगों ने देखा। आई होप स्टूडेंट्स आज आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए रहेंगे। आप लोग ये मेरा वीडियो देखें और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।